Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So today we will discuss part 22 of current affair. तो फर्स्ट जो हम न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे वो है अबाउट ग्लोबल रिपोर्ट और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ ग्रिड 2019। तो देखिए ये वाला जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो क्वेश्चंस के टाइप मैंने आज लास्ट में क्विज़ के अंदर डाले भी हैं ताकि आपको इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि बताया गया है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल कैसे होते हैं। देखिए इस टाइम में जब हमें पता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है वो बहुत ज़्यादा हो रखा था कोरोना वायरस के चलते, कुछ इश्यूज इस तरीके के भी हुए कि राइट्स जैसी भी सिचुएशन क्रिएट होने की हो गई। तो इस टाइप में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये चीज़ पहले आपको समझनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये किसके थ्रू रिलीज़ की जाती है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के थ्रू। ये आपका प्रीलिम्स का फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि 2019 के अंदर 50 मिलियन पीपल जो थे वर्ल्ड वाइड वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे। और बेसिकली जो इसका रीज़न बताया गया है वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिज़ास्टर बताया गया है। और अब कहा गया है कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट और डिज़ास्टर जो है वो अब तक के सिनेरियो में एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही थी, कोर्स जो था। बट अब जब हम कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं तो उस टाइम में कोरोना वायरस एक न्यू थ्रेट बन चुका है जो कि डिज़ास्टर कैटेगरी के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि 33 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो 2019 के टाइम में रिकॉर्ड की गई थी जो कि हाईएस्ट एनुअल फिगर है सिंस 2012। तो 2012 के बाद 2019 जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखी गई थी 33 मिलियन पीपल की। उसके बाद देखिए जो आईडीएमसी है उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है उसको आगे आना होगा और जो ये कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हो रही है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके टुवर्ड्स वर्क करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो सिविल वॉर सीरिया के अंदर हो रही है जिसकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को सही करे। उसके साथ साथ जो है इन्होंने ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हाईलाइट किया है कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, यमन और अफगानिस्तान। तो ये वाली जो कंट्रीज़ है इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये वर्ल्ड की ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ डाटा है जो कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रिलीज़ करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। उसको 1998 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। और 1998 में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो नॉर्वेगियन रिफ्यूजी काउंसिल थी वो एक एनजीओ बनी थी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जिसने फिर इसको सेटअप आगे किया था। और ये हर साल जो है एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है वो निकालते हैं जिसको हम ग्रिड के नाम से या फिर ग्लोबल रिपोर्ट और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इसमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैंने ये न्यूज़ डाली और एक जनरल अवेयरनेस के लिए। तो न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको सेंट्रल विस्टा पैनल नोट जो है मिल चुका है, मतलब कि ये हामी मिल गई है कि आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान था कि एक न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बननी चाहिए वो सेंट्रल विस्ता कमेटी जो है उसने अप्रूव कर दिया। यहाँ पे अब जो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है वो ये होगा कि जो सेंट्रल विस्ता कमेटी है उसको चेयर कौन करता है, मतलब उसको हेड कौन करता है। तो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इसको हेड करते हैं। ये वाला पॉइंट आप अपने लिए याद रखेगा। तो ये जो कमेटी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिली थी और यहाँ पे बेसिकली जो न्यू पार्लियामेंट बनाया जाएगा उसमें एक सेंट्रल विस्ता बनाया जाएगा, मतलब कि एक राज रिवैम्प बनाया जाएगा जो कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक होगा। और इसको प्रपोज किया था अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर है उसके सामने ही एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये वाली न्यूज़ जो है ये आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SLF-MF जो है स्कीम उसके बेनिफिट्स जो है वो सभी बैंक्स को एक्सटेंड कर दिए गए हैं RBI के थ्रू। उसको देख लेते हैं क्या है। तो RBI जो है उसने जितने भी रेगुलेटरी बेनिफिट्स होते हैं बैंक्स के जो आते हैं स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंडर उनको एक्सटेंड कर दिया गया है सभी बैंक्स को। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि बैंक्स के पास इस टाइम लिक्विडिटी इशू हो रहा है तो म्यूचुअल फंड से
रिलेटेड ये जो लिक्विडिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और किस तरीके से जो इसके बेनिफिट्स है वो बैंक्स को मिल सके, ये आरबीआई ने अब एंश्योर कर दिया है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली उन बैंक्स को इंक्लूड करेगी जो कि अपने खुद के रिसोर्सेज जो है उसको यूज़ किया करते थे ताकि म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें लिक्विडिटी को एक्सटेंड किया जा सके। लिक्विडिटी क्या होता है कि इट इज़ फ्लो ऑफ कैश या फिर फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे हो रही है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ रही है ताकि म्यूचुअल फंड्स जो है उनको सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम है ये एक्चुअल में है क्या और कितना अमाउंट इसमें रिलीज़ किया गया है ये देखिए। तो आरबीआई जो है उसने ₹50,000 करोड़ जो है SLFMF स्कीम के अंडर जो है डाले गए हैं ताकि जो म्यूचुअल फंड्स जो है जो कि रिडम्पशन प्रेशर को फेस कर रही थी उनको रिलीव किया जा सके। रिडम्पशन प्रेशर क्या होता है कि देखिए जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए रीपेमेंट करनी होती है। वो रीपेमेंट आप कैसे करते हैं, अपने बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं या फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने की होती है आप उसको बेच के करते हैं। तो अभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उसकी रीपेमेंट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक्स जो है उनको ये कहा गया है कि आप अपने खुद के सोर्सेज को यूज़ करके अभी म्यूचुअल फंड को सपोर्ट कीजिए, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिए। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्यों अनाउंस की गई, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में बताया था और मैंने इसमें बताया था कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहा है कि अपनी बहुत सारी सेवरल स्कीम्स को शट कर रहा है, बंद कर रहा है क्योंकि वो घाटे में जाता जा रहा है। इस वजह से आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और यहाँ पे बेसिकली जो बैंक्स है वो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स को मतलब कि फुलफिल करेंगे इसके अंडर जो कि स्कीम निकाली गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक तरीके का फाइनेंशियल व्हीकल है जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ आते हैं। यहाँ पे जो है एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो कि ये देखता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा लगाया गया है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ आते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं और जो सिक्योरिटीज़ होती है म्यूचुअल फंड के अंदर उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये जो सिक्योरिटीज़ होती है ये किस टाइप की हो सकती है, ये स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या फिर एसेट्स भी हो सकते हैं। ये आपकी इकोनॉमी के टर्म्स आ गए हैं। फिर बाद में जो है रिडेम्पशन जो था उसके बारे में एक बार आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी वाले टर्म्स दे देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग है या कहाँ पे ये यूज़ हुआ था। तो रिडेम्पशन जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि जो मनी मार्केट फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती है उसकी रीपेमेंट कोई इन्वेस्टर जो है वो अपने एसेट मैच्योरिटी डेट से पहले कर सके। तो यहाँ पे रीपेमेंट होती है, पेमेंट नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको किस तरीके से करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि इन्वेस्टमेंट किसमें की, शेयर के अंदर, बॉन्ड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका एक पार्ट बेच के ये रिडेम्पशन जो है या फिर रीपेमेंट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ऑन एमएसएमई। तो यहाँ पे देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई जो है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो पहले ये पॉइंट आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। इसको नाम क्या दिया गया है, बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल और एमएसएमई। तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली क्या करेगा कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स है वो जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए स्कीम्स बनाएंगी या फिर आगे बनाना चाहती है, इस पोर्टल पे आपको वो स्कीम सारी मिल जाएंगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं फिर नीचे कि आप कौन सी स्कीम को है अवेल करना चाहते हैं या फिर आप बेनिफिट उसका ले सकते हैं और फिर आप उससे बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पोर्टल है इसमें स्कीम की एक्सेस मिलेगा। उसके अलावा जो है अगर कोई एमएसएमई का पर्सन है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, इनोवेशन है या फिर रिसर्च है इस सेक्टर के लिए, तो वो भी इस चीज़ को अपलोड यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, जिसको यश के नाम से भी बोला गया है। तो ये वाला टर्म याद रखिएगा, कई बार आपको लगेगा कि यश तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई। तो जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन, जिसको कहा गया है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, दैट इज यश विल फोकस ऑन कोविड-19। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला जो ईयर है
ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बट कोरोना वायरस से ही डील करता रहेगा। तो इस वजह से ये जो ईयर ऑफ अवेयरनेस है इसको फोकस किया गया है स्पेसिफिकली फॉर कोविड-19। तो ये क्वेश्चन था, पहले मैंने 3-4 दिन पहले डाला था, तो उसमें क्वेश्चन था जिसमें मैंने कोविड-19 और अदर डिजीज डाला था, बट उसका आंसर ये था कि सिर्फ कोविड-19 के लिए वो पोर्टल नहीं बनाया गया था, और डिजीज के लिए भी बनाया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी लेवल्स है उनमें हेल्प करेगा पब्लिक कम्युनिकेशन में और आउटरीच एक्टिविटीज़ में, ताकि मिनिमाइज रिस्क हो सके, ताकि पब्लिक कम्युनिकेशन अगर लोग कर रहे हैं तो भी उनका इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो पाए। और उसके साथ ही जो है सेफ्टी मेजर्स जो है उनके लिए एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीआई टैग फॉर चक हाओ और गोरखपुर टेराकोटा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चक हाओ जो है वो बेसिकली क्या है कि मणिपुर के अंदर एक काला चावल ब्लैक राइस उगाया जाता है, जिसको कि बाद में यूज़ किया जाता है किस तरीके से ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट, मतलब जब कोई फंक्शन होता है घर में, सभी कम्युनिटीज़ मिलती है, तो उस टाइम इसको सर्व किया जाता है। और इसको हमेशा मणिपुर के अंदर ही कल्टीवेट किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि इसको अभी शुरू किया गया है, इसको कई सेंचुरीज से किया जा रहा है। और इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स स्पेशल अरोमा, मतलब इसकी जो एक खुशबू होती है उससे इसको करेक्टराइज किया जाता है। तो एक बार आप पिक्चर में देख लीजिए, जो आप अपने सामने देख रहे हैं, तो ये वाले जो है ये ब्लैक राइस है, और इससे ये वाली जो डिश है ये बनाई जाती है और फिर सर्व की जाती है। और उसके अलावा जो है गोरखपुर टेराकोटा जो है इसने जीआई टैग लिया है, तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। तो गोरखपुर टेराकोटा जो है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जिसमें जो पोटर्स होते हैं, मतलब जो कुम्हार आई थिंक कहते हैं उन्हें हिंदी में, तो कुम्हार्स जो होते हैं वो एनिमल फिगर्स बनाते हैं, जैसे हॉर्सेस की, एलिफेंट्स की, कैमल, गोट, ऑक्स, कुछ भी हो सकता है, और फिर उनको डेकोरेट करते हैं। देखिए डेकोरेट कैसे कर रखा है कि ये हाथ से बना रखी है, ये वाली जो चीज़ बना रखी है, ये जो रस्सी टाइप बना रखा है, ये इनको जो इस तरीके से चद्दर पहना रखी है, ये भी सब जो है हाथ से बनाया होता है। तो इस वजह से गोरखपुर टेराकोटा जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस करती है। उसके अलावा जो ये हमने चक हाओ देखा था, तो चक हाओ जो है वो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी यूज़ करते हैं, ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जा सके। ये हो गया हमारा करंट अफेयर। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब तक लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विद रेफरेंस टू न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये न्यूप्लाज्म होते हैं डेट अराइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एंडोक्राइन हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड दे अकर ओनली इन इंटेस्टाइन वेयर दे आर ऑफन कॉल्ड कार्सिनोइड ट्यूमर्स। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने थी, ऑप्शन थे आपके सामने A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नाइदर 1 नो 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फिरोज हुसैन, आपने दोबारा आंसर किया है। आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के लिए। टॉपर स्टॉप आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा अपनी वीडियोज़ के थ्रू, और जल्दी आप अपने एम को अचीव करेंगे। जो और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में इसको आंसर किया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर हैं। तो आप आंसर कीजिए, अपने आप को दिन पे दिन सुधारिए और बेटर अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो बट जिन्होंने नहीं इसको आंसर किया था, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। कल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो में भी मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो A is 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि आपको वीडियो पोस्ट करना है और इसे आंसर करना है अभी साथ के साथ। तो क्वेश्चन 1 है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। A इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, B इज यूनिसेफ, C इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड D इज सार्क। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है ग्रिड रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू रिसेंटली रिलीज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अराउंड 50 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनली, एंड सेकेंड इज द हाइएस्ट एनुअल डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस इन 2019 सिंस 2012। तो आपके सामने ऑप्शन है A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नाइदर 1 नो 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो C ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। A इज स्विट्जरलैंड, B इज स्वीडन, C इज ग्रीनलैंड एंड D इज रशिया। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देखिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है इसका सेंटर है जेनेवा के अंदर, ये मैंने भी आपको बताया था। और फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख सकते हैं आप कि वो जो एक न्यूज़ थी उसके ऊपर 3 तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। ल्यूकीमिया इज अ कैंसर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी? ए इज ब्लड एंड बोन मैरो, बी इज पैंक्रियास, सी इज स्टमक एंड डी इज लंग्स। तो कल मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपको, अब आप इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, ब्लड एंड बोन मैरो इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक हाउ द ब्लैक राइस इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ए इज मणिपुर, बी इज असम, सी इज मिजोरम एंड डी इज नागालैंड। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, मणिपुर इज करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, इसमें है SYRI रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू? ए इज राइस वेराइटी, बी एन आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म, सी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स एंड डी इज अ मालवेयर। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कल देखते हैं कि कौन सही आंसर करता है, फिर मैं कल आपके नाम अनाउंस यहाँ पे करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।